नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना कानून इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा यह लेक्चर है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पे। देखिए, भारतीय साक्ष्य संहिता 1872, इसके ऊपर आज हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है। मेरा नाम एडवोकेट अनिकेत श्रीधर मोरे और मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और आप सभी के लिए मैंने यह प्रयास किया है कि आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट यह समझा सकूँ, और उसलिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट को जानने के लिए। तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। देखिए, द इंडियन एविडेंस एक्ट originally passed in India by the Imperial Legislative Council in 1872 during the British Raj, contains a set of rules and allied issues governing admissibility of evidence in Indian courts of law। देखिए, यह एक्ट जो है वह पारित ब्रिटिश राज में हुआ था। जनरली 1872 है तो ब्रिटिश राज में ही यह कानून पारित हुआ है। तो यह जो एक्ट है वह इंडियन कोर्ट्स ऑफ लॉ है, वहाँ इस्तेमाल होता है। किस चीज़ के लिए? साक्ष्य यानी सबूतों के लिए। और यह मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट यह ऐसा एक एक्ट है जो सिविल प्रोसीडिंग हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, हर एक प्रोसीडिंग में इसका इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें 167 सेक्शंस है, 167 सेक्शंस है इसमें, और टोटल 11 चैप्टर्स में इन्हें विभाजित किया हुआ है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने मेरे नोट्स किए हैं, इसमें पहले नोट्स में मैंने लिखा है हैज़ 11 चैप्टर्स एंड 167 सेक्शंस, अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। देखिए, सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग में यह कानून इस्तेमाल होता है। तो इंक्लूडिंग द कोर्ट मार्शल, however it does not apply in affidavits and arbitration। देखिए, यह कानून जो है सिविल प्रोसीडिंग रहे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग रहे, अपने देश में, हमारे भारत देश में कौन सा भी कोर्ट रहे, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य विधि का इस्तेमाल हर प्रोसीडिंग में किया जाता है। इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स में भी इस एविडेंस एक्ट का इस्तेमाल होता है। बट यह एक्ट एफिडेविट्स और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में लागू नहीं होता है, एफिडेविट्स और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में। एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको, यह एक्ट जो है वह जो भी प्रोसीडिंग है, नेवी एक्ट, आर्मी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट जिसमें कोर्ट मार्शल कवर होते हैं, वहाँ पे यह एक्ट लागू नहीं होता है। तो पुरानी पार्श्वभूमि जो है, द एनैक्टमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ए पाथ ब्रेकिंग जुडिशियल मेजर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ये देखिए, यहाँ पे पाथ ब्रेकिंग लिखा है। तो पाथ ब्रेकिंग इसलिए है कि यह जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसने हमारे देश की पूरी कानून व्यवस्था पूरी तरह बदल रखी है। यानी बहुत बेहतरीन तरीके से यह एक्ट जो है ड्राफ्ट किया हुआ है। तो देखिए, विच चेंज द एंटायर सिस्टम ऑफ concepts pertaining to admissibility of evidence in the Indian court of law। देखिए, जो भी प्रोसीडिंग्स है, कानूनी प्रोसीडिंग्स है, जिनमें साक्ष्य, पुरावा, जो भी एविडेंस रहे, वो किस तरह माननीय न्यायालय में रखे जाते हैं, यह एक्ट, और प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, और किस तरह माननीय न्यायालय एविडेंस को एक्सेप्ट करता है, यह
ये एविडेंस एक्ट बताता है। Until then, the rules of evidence were based on the traditional legal systems of different social groups and communities of India। देखिए ऐसा नहीं है, हमारा भारत देश जो ब्रिटिश पीरियड था उससे पहले भी हमारे देश में कानून व्यवस्था थी, बट उस वक्त जो हमारे देश की कानून व्यवस्था थी वो पंचायत व्यवस्था थी। पंचायत में पंच लोग बैठते थे और कोई न्याय निर्णय देते थे, लेकिन उसमें एक था कि हर समाज के लिए और हर समाज के और हर कास्ट के लिए और हर एक रीजन के अपने अपने कानून, अलग कानून थे। सब जगह एक कानून नहीं था। ये इंडियन एविडेंस एक्ट आने के बाद जो भी साक्ष्य पुरावा जो है, सबूत है, उस लिए सभी प्रोसीडिंग में ये इंडियन एविडेंस एक्ट का महत्व सर्वाधिक है। फेथ एंड सोशल पोजीशन, इसके ऊपर ये बेस था पहले, लेकिन अब एविडेंस एक्ट पे टोटली डिपेंड है हर न्यायालय। द इंडियन एविडेंस एक्ट इंट्रोड्यूस ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ लॉ एप्लीकेबल टू ऑल इंडियंस। देखिए सभी के लिए समान तरीके से जो साक्ष्य पुरावा है यह एक्ट द्वारा माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए अभी इस एक्ट, यह एक्ट को किसने लिखा? द मेनली ये एक्ट जो है सर जेम्स फिट्ज़जेम्स स्टीफन, ये सर है, इन्होंने ये एक्ट लिखा है। वो कुड बी कॉल्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ दिस कंप्रहेंसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन। देखिए यह कानून की एक और खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा। अपने देश में बहुत से कानून ऐसे हैं जिनमें बहुत से अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ी, पर इंडियन एविडेंस एक्ट ऐसा एक्ट है जो 150 साल से अधिक सालों बाद भी आज जिस तरह सर जेम्स स्टीफन ने लिखा था, आज भी उसी तरह इस एक्ट का इस्तेमाल हमारे देशवासियों को हो रहा है। तो यह एक्ट जो है सर जेम्स फिट्ज़जेम्स स्टीफन इन्होंने लिखा है। तो बहुत 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 अच्छे तरीके से यह एक्ट लिखा है और इसमें सिर्फ 167 सेक्शन है और 11 चैप्टर में इसे बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं इस एक्ट का इंट्रोडक्शन। दिस एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड देयर आर 11 चैप्टर इन टोटल अंडर दिस एक्ट। मैंने आपको बताया है कि 11 चैप्टर इस एक्ट में है और 3 पार्ट में 3 भागों में इस एक्ट को विभाजित किया हुआ है। तो मैं आपको पहली पार्ट के बारे में हम देखते हैं। जो इस एक्ट का पहला पार्ट है, डील्स विद द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। क्या लिखा है? द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। Part 1 deals with the relevancy of fact. There are 2 chapters under this part. The first chapter is preliminary chapter, which introduced to the Evidence Act, and the second chapter specially deals with the relevancy of the fact. देखिए पार्ट फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट में हर एक्ट की तरह इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में एक्सटेंड एक्ट कब आया, ये सारी बातें होती है। और उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट में है, डील्स विद रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। फैक्ट्स यानी कि तथ्य। देखिए सबूत में जो भी घटित हुआ है इसकी सत्यता 2 तरह की होती है। एक पक्षकार बोलता है यह घटना हुई है, दूसरा पक्षकार बोलता है यह घटना हुई नहीं है। तो एक उसमें पॉजिटिव रहता है, एक पक्षकार उसमें नेगेटिव रहता है। तो यह तथ्य होते हैं। तो यह तथ्य और इन तथ्यों से जो भी पक्षकार जो भी क्लेम कर रहा है उससे संबंधित तथ्य, उन्हें ही फैक्ट कहते हैं। हम आगे जब ये एक्ट की पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे तब मैं आपको यह फैक्ट्स और रेलिवेंट फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, यह सारी बातें आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए अभी हम आते हैं पार्ट 2 पे।
पार्ट 2 कंसिस्ट ऑफ चैप्टर 3 to 6। देखिए चैप्टर 3 जो है डील्स विथ फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव। देखिए यह जो चैप्टर 2 में पार्ट 2 में चैप्टर 3 है जो डील करता है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, यानी कि जो चीज़ सत्य है उसे साबित करने की माननीय न्यायालय में ज़रूरत नहीं होती है। प्लेन रीडिंग में आप इस शब्द का अर्थ समझे होंगे, तो फिर से मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखिए सूरज उगता है, सवेरा होता है, रात होती है, जैसे ज़िंदगी में हर पल बदलता है। माफ़ करना, कुछ ज़्यादा ही भूल गया। तो जैसे सूरज उगता है, यह सत्य है, यह सत्य हमेशा एडमिट ही होता है, इसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। साल में 365 दिन होते हैं, यह तथ्य को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही बहुत से तथ्य होते हैं जिन्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो मैं ये फैक्ट्स में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा जिसमें आपको फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, जो तथ्य वह साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डिटेल लेक्चर में, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा उस लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चैप्टर 4 जो है डील्स विद ओरल एविडेंस। देखिए वर्ड में ही है ओरल, ओरल यानी मुंह से बोले गए एविडेंस। तो ओरल एविडेंस में क्या क्या आता है ये हम चैप्टर के स्टडी में, जब भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। फिर भी ओरल एविडेंस यानी देखिए मैं अभी आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, यह मेरा ओरल लेक्चर है। सो ओरल एविडेंस, ये ओरल एविडेंस में दो टाइप के ओरल एविडेंस रहते हैं, कही सुनी बातें और जो मैं कह रहा हूँ मैंने डायरेक्ट मेरे सेंस से मैंने जो परसीव किया है, तो वो एक ओरल एविडेंस रहता है। तो वो डिटेल में जब मैं आपको बताऊंगा तभी कौन से ओरल एविडेंस माननीय न्यायालय स्वीकार करता है और कौन से ओरल एविडेंस है जो माननीय न्यायालय स्वीकार नहीं करता है, ये हम चैप्टर 4 में देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 अभी देखते हैं। चैप्टर 5 डील्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। देखिए जैसे मैंने ओरल एविडेंस का कहा था, वैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी साक्ष्य पुरावा जो रहता है वो डॉक्यूमेंट्री सबूत भी रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री जो सबूत रहते हैं माननीय न्यायालयों में कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस माननीय न्यायालय स्वीकार करता है, कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माननीय न्यायालय में अस्वीकार्य रहते हैं। उसकी वजह मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है और कोई डॉक्यूमेंट उसका जेरॉक्स कॉपी रहता है। तो जेरॉक्स कॉपी जो रहता है उस जेरॉक्स कॉपी में बहुत से चेंजेस करने की संभावना होती है, यानी कि जेरॉक्स कॉपी पे हम खुद ट्रस्ट नहीं रख सकते। तो माननीय न्यायालय कैसे उस जेरॉक्स कॉपी पे ट्रस्ट रख सकता है। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है उस डॉक्यूमेंट पे सील होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर अलग होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सिग्नेचर जो रहती है वो अलग रहती है। तो ये डिफरेंट है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये हम चैप्टर 5 में देखेंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में प्राइमरी डॉक्यूमेंट आता है, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट आता है। कौन से डॉक्यूमेंट माननीय न्यायालय में आपका सिविल प्रोसीडिंग हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो या कोई भी न्यायालय में कौन सा भी प्रोसीडिंग रहे वो आप कैसे देख सकते हो। तो चैप्टर 5 यह बात बताता है। अभी हम आते हैं चैप्टर 6 में, वो जो है डील्स विद सर्कमस्टेंसेस व्हेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज़ बीन गिवन प्रेफरेंसेस ओवर द ओरल एविडेंसेस। यह मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। तो देखिए माननीय न्यायालय जब न्यायालय में डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पेश होते हैं और ओरल एविडेंस पेश होते हैं तो माननीय न्यायालय डिसाइड करता है कौन से एविडेंस जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और कौन से एज ए सबूत माननीय न्यायालय स्वीकार करता है। तो अभी हमारा पार्ट 2 मैंने आपको बताया, अभी हम पार्ट 3 देखते हैं।
पार्ट 3 में है, द लास्ट पार्ट है यह इंडियन एविडेंस एक्ट का। दैट इज पार्ट 3 कंसिस्ट ऑफ चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 11 तक है। चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए, इस वर्ड पे ही आप समझे होंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए, मैं न्यायालय में जाता हूँ, कोई भी मुकदमा दर्ज करता हूँ, तो उस न्यायालय में सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी होती है, यानी कि मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि मैं अगर कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्री कागजात या फिर जो भी एविडेंसेस मेरे पास है, तो वो मैं माननीय न्यायालय में पेश करके ये जो बर्डन है मेरे ऊपर कोई भी, तो मैं क्लेम कर रहा हूँ, मेरा क्लेम है, तो वो माननीय न्यायालय में मेरे बर्डन ऑफ प्रूफ में ये चैप्टर बताता है कि किस पार्टी पे बर्डन ऑफ प्रूफ है। देखिए, जैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जैसे कोई भी शिकायत दर्ज होती है तो चार्जशीट पुलिस थाने द्वारा चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की जाती है। तो उन एफआईआर होने के बाद बर्डन ऑफ फाइलिंग चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र, आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल करने का बर्डन जो होता है वो पुलिस पे होता है। और जब मुकदमा चलता है तो जो भी आरोप है वो झूठे हैं, हम अगर कह रहे हैं वो आरोप झूठे हैं, तो वो झूठे साबित करने का बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर बचाव पक्ष पे होता है। अगर मैं कहता हूँ मैं बेकसूर हूँ, तो उसका प्रूफ मुझे माननीय न्यायालय में देना है कि किस आधार पर मैं बेकसूर हूँ, चाहे वो कोई भी साक्ष्य हो, डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो। तो ये चैप्टर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताता है। अभी हम आते हैं चैप्टर 8 पे। चैप्टर 8 टॉक्स अबाउट एस्टूपल। डिटेल लेक्चर में हम ये एस्टूपल देखेंगे, काइंड्स ऑफ एस्टूपल। मैं आपको जब ये चैप्टर की शुरुआत करूँगा उस वक्त मैं आपको ये एस्टूपल के बारे में बताऊँगा। देखिए, अभी चैप्टर 9 हम देखते हैं, टॉक्स अबाउट विटनेस। देखिए, ये विटनेस आपने वर्ड सुना होगा। तो विटनेस जो है सिविल केसेस में भी होते हैं, क्रिमिनल केसेस में भी होते हैं, हर एक केस में विटनेसेस होते हैं। तो चैप्टर 9 जो है विटनेस पे बेसिस है। कौन विटनेस कॉम्पिटेंट है, कौन विटनेस कॉम्पिटेंट नहीं है, किस विटनेस की साक्ष्य माननीय न्यायालय मानेगा, किस विटनेस की साक्ष्य माननीय न्यायालय नहीं मानेगा। मैं एग्जांपल चैप्टर 9 के बारे में आपको देना चाहता हूँ, यानी कि एक शॉर्ट लेक्चर में आपने एविडेंस एक्ट को थोड़ा बहुत तो जाना होगा, हम डिटेल में जानेंगे। तो चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट विटनेस। देखिए, चाइल्ड विटनेस भी होते हैं, लेकिन चाइल्ड विटनेस का साक्ष्य माननीय न्यायालय माने या ना माने, इसके ऊपर भी बहुत क्रेडिबिलिटी है कि वो चाइल्ड का अंडरस्टैंडिंग क्या है, चाइल्ड का एज क्या है। ओके, तो विटनेस देखिए, एक्सपर्ट विटनेस भी होते हैं, सिग्नेचर एक्सपर्ट भी होते हैं, या फिर साइंटिस्ट होते हैं, या फिर देखिए डॉक्टर विटनेस होते हैं। तो जो जो फील्ड के विटनेस रहते हैं वो कॉम्पिटेंट विटनेस उस चीज़ के लिए होते हैं। तो अबाउट विटनेस के बारे में बताया है। तो ये मैंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग में बताया, और सिविल प्रोसीडिंग में भी सेम वो विटनेस कैसा है। देखिए, कोर्ट रिसीवर होता है सिविल प्रोसीडिंग में, तो वो बहुत सी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए मैंने विटनेस के बारे में आपको बताया। अभी चैप्टर 10 में टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। देखिए, अभी विटनेस कोई भी आए कोर्ट में, उस विटनेस को एग्जामाइन करना ये दोनों पक्ष की जिम्मेदारी है। तो एग्जामिनेशन जो विटनेस का होता है, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होता है, यानी जो पक्ष कहता है कि ऐसी चीज़ हुई है, ऐसी चीज़ है, और दूसरा पक्ष कहता है कि ऐसी चीज़ नहीं है, तो पहला पक्ष जो होता है वो एग्जामिनेशन इफ इन चीफ करता है, और
जो दूसरा पक्ष होता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। तो देखिए, मैं कोर्ट में जाके कहता हूँ कि ये रास्ता सीधा था, यहाँ से ये इंसान चल रहा था। दूसरा पक्ष जो मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त मुझे सवाल पूछेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं उसे। दोनों, देखिए, न्यायालय में दो पक्षकार रहते हैं हर डिस्प्यूट में, चाहे वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल में। तो अगर मैंने कहा ये रास्ता सीधा है और ये रास्ते से सीधा मैं चल रहा था, तो बचाव पक्ष जो क्रॉस एग्जामिनेशन में है, तो वो मुझे 10 सवाल इसी रास्ते पे, आप कैसे रास्ते पे चल रहे थे, वो रास्ता कैसा था, वो रास्ता छोटा था, बड़ा था, इस यानी कि मेरे जो वर्ड्स है, एग्जामिनेशन है, वो सच है या झूठ है, वो एग्जामिनेशन के बाद माननीय न्यायालय डिसाइड करता है वो सच है या झूठ है। तो माननीय न्यायालय में एग्जामिनेशन के वक्त बहुत से तथ्य सामने आ जाते हैं। एंड लास्ट चैप्टर, विच इज चैप्टर 11, टॉक्स अबाउट इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। देखिए, प्रोसीडिंग्स है कोई भी न्यायालय में, अगर इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस हुआ तो उस सिचुएशन में माननीय न्यायालय क्या करता है, क्या निर्णय देता है। अगर इम्प्रॉपर एविडेंस हो उस सिनेरियो में, क्या एविडेंस की एडमिसिबिलिटी होती है या एविडेंस रिजेक्ट होता है, तो किस सिचुएशन में एविडेंस एडमिट होता है और किस सिचुएशन में एविडेंस रिजेक्ट होता है, यह 11वां चैप्टर हमें बताता है। तो दोस्तों, ये मेरा शॉर्ट वीडियो था जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट था। तो हमारा ये पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम यह एक्ट का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। मैं कम से कम लेक्चर में यह एक्ट क्लियर करना चाहूँगा। तो मेरा लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।